स्टूडेंट, हम आगे शुरू कर रहे हैं। किसी अनंत लंबाई के आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, किसी अनंत लंबाई की आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आगे देखिए क्या इसका चित्र कैसे बनाना है और इसके लिए किस तरह से हम गाउसी प्रश्न की कल्पना करनी है। जैसे आवेश अनंत लंबाई के रैखिक आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, वैसे इसमें भी करेंगे। तो मान लीजिए एक अनंत लंबाई की आवेशित अचालक परत, विशेष रूप से ये ध्यान रखना, ये चित्र कैसे बनाता हूँ इसके स्टेप भी ध्यान रखना, शुरुआत कहाँ से हो रही है और अंत कहाँ पे हो रहा है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। इसीलिए मैं इसको पूरा वीडियो में दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या बनाना है और उसके बाद में क्या बनाना है, शुरुआत कैसे करनी है वो ध्यान रखना। तो चित्रानुसार माना ABCD किसी अनंत लंबाई के आवेशित तार का एक छोटा सा आवेशित परत का एक छोटा सा अचालक परत, विशेष रूप से ध्यान रखना अचालक परत है, जिसमें आवेश समान रूप से प्रत्येक हिस्से में वितरित रहेगा। तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको मैंने दिखाया है। अब इसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बाहर की तरफ स्थित किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, एक इससे दुगुना, ये इधर ज्ञात करना है तो R इधर भी आएगा और R इधर भी आएगा, दोनों तरफ जाएगा कहने का मतलब। तो इस तरह से एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। अब बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कैसे करनी है, तो 2r लंबाई हो जाएगी इसकी। कितनी होगी पृष्ठ, इस बेलन की लंबाई, R इधर है तो R इधर भी होगा, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 2r लंबाई। और S अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, ये जो वृत्ताकार भाग है इसका कैसा है, S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ले रहा है। S अनुप्रस्थ काट क्षेत्र और 2r लंबाई के एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। अब इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि पीछे हमने बांटा है। 3 भाग क्या कौन से होंगे, एक भाग यहाँ पर ये वाला भाग वृत्ताकार भाग है, इसको मैं S1 देता हूँ। दूसरा ये वृत्ताकार भाग है, इसको S2 दे रहा हूँ। और ये आपका वक्र भाग है, इसको मैं क्या देता हूँ, S3 देता हूँ। तो S1, S2 और S3 3 भागों में बांट दिया। चूंकि ये भी आवेशित परत है तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा पृष्ठ के कैसी होती है, लंबवत बाहर की तरफ, धनावेशित है इसलिए। तो लंबवत बाहर की ओर होगी, तो ये E इधर भी होगा। मान लीजिए इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E। तो पृष्ठ के बाहर इधर भी होगा और पृष्ठ के बाहर इधर भी होगा। तो E इधर भी रहेगा और E इधर भी रहेगा, दोनों तरफ रहेगा कहने का मतलब। E इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा। तो S1 और S2 के लिए इस तरह से रहेगा। इस पर अल्पांश ds लिया जाए S1 के लिए, तो E और ds कैसे हो गए, एक ही दिशा में। जैसा कि मैंने बताया था, जहाँ पृष्ठ पर अल्पांश रहे उसी दिशा में अनुदिश होगा। तो E और ds परस्पर S1 के लिए अनुदिश हो गए। ठीक ऐसे कैसे यहाँ पर भी ds ले हुए, तो यहाँ ये देखो जैसे E था वैसे उसी दिशा में ds भी मिल रहा है। तो ये S2 के लिए भी E और ds कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। लेकिन यहाँ पर देखिए E की दिशा तो यही रहेगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ, तो ये E इसी दिशा में रहेगा। लेकिन वक्र पृष्ठ पर हम ds लेंगे अल्पांश, तो इस तरह से इसकी दिशा कैसे होगी, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर E और ds कैसे हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, E और ds की कैसे स्थिति लेनी है। मैंने आपको जब गाउसीय पृष्ठ के चयन की शर्तें बताई थी या विशेषताएं बताई थी, तब मैंने बताया था कि इसमें 2 ही स्थितियाँ होती है, या तो E और ds अनुदिश होंगे या E और ds परस्पर लंबवत होंगे। तो यहाँ पर ये 2 ही स्थितियाँ मिल रही है। तो अब देखिए चित्रानुसार माना ABCD किसी अनंत लंबाई की आवेशित परत का एक छोटा सा टुकड़ा है, जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस हेतु एक 2r लंबाई और S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। तो अब गाउस का नियम लगाए तो देखिए क्या होगा गाउस का नियम। अतः गाउस के नियम से, अब गाउस का नियम क्या होता है, तो फाई बराबर, मान लीजिए इस अभी आवेशित परत है, इसमें आवेश कितना है, Q है, और इसका पृष्ठीय आवेश कितना तो क्या है, सिग्मा है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है। तो इस स्थिति में गाउस के नियम क्या लगेगा, Q/ε0। और इसी रूप में फ्लक्स के रूप में लिखे तो क्लोज इंटीग्रेशन फॉर S, संपूर्ण पृष्ठ S है इसलिए E डॉट ds। तो यहाँ देखिए Q/ε0 इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन फॉर S और डॉट गुना है तो E ds क्या आएगा, cos थीटा। अब इस S को हम 3 भागों में बांट रहे हैं, S1, S2 और S3। अब 3 भाग क्यों हुए, 2 वृत्ताकार भाग और एक वक्र भाग। तो ये देखिए क्या आएगा, Q/ε0 फॉर S1 E ds cos थीटा प्लस फॉर S2 E ds cos थीटा प्लस फॉर S3 E ds cos थीटा। ठीक है, ये 3 भागों में बांट दिया। अब
S1 के लिए क्या स्थिति है, S2 के लिए क्या स्थिति है, S3 के लिए क्या स्थिति है, E और DS की। तो चित्र से S1 के लिए E और DS कैसे है, पैरेलल है, E इज पैरेलल टू DS, तो अतः थीटा बराबर कितना आएगा, 0 डिग्री। इसी प्रकार से S2 के लिए E और DS कैसे है, पैरेलल है। देखिए S2 के लिए E और DS पैरेलल है, तो इसी तरह से अतः थीटा बराबर कितना आएगा, 0 डिग्री। S3 के लिए ये वाली स्थिति, S3 के लिए E इधर है और DS इधर है, तो E और E परपेंडिकुलर टू DS है, ठीक है। अतः थीटा बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री। अब ये तीनों स्थिति आपने आ गई है, तीनों स्थिति आ गई है, तो इसमें मान रखना है इस समीकरण में नंबर 1 में, ये आएगा Q/ε0 फॉर S1 E ds cos 0, for S2 E ds cos 0, for S3 E ds cos 90। तो इस तरह से इनके मान रखेंगे। cos 0 का मान कितना होगा, 1, cos 90 का मान कितना होगा, 0, जैसा कि पीछे पड़ा है। तो Q/ε0 E में बाहर लिख रहा हूँ, क्लोज इंटीग्रेशन फॉर S1 और DS अंदर, प्लस दूसरा वाला E क्लोज इंटीग्रेशन फॉर S2 DS, और ये 0 आ जाएगा cos 90 के कारण S3 वाला। तो इस तरह से इसमें S1 और S2 ये दोनों वृत्ताकार भाग है, और अपन ने शुरू में ही लिया है इसका वृत्ताकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, वृत्ताकार के लिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना लिया है, S, इस वृत्ताकार भाग के लिए ये भी कितना है, S। तो दोनों स्थितियों में ये रहेगा क्लोज इंटीग्रेशन फॉर S1 DS या क्लोज इंटीग्रेशन फॉर S2 DS कितना है, S के बराबर है। तो ये Q/ε0 अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के रूप में लिखेंगे ना, तो ये क्या आएगा, ES प्लस ES, और ये तो 0 हो गया। तो ये देखिए क्या आएगा, Q/ε0 2ES, क्या आएगा, 2ES, और 2ES होते ही यहाँ पे E को अकेला रखना, क्योंकि अपन E निकालना चाहते थे। E बराबर मान रखेंगे तो 1/2ε0 और Q/2ε0 और S, और Q/S किसके बराबर है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा Q/S। तो यहाँ Q/S सिग्मा रख रहे हैं, तो ये जो रहेगा वो E बराबर 1/2 और सिग्मा/ε0, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में लिख लेंगे। E बराबर हाफ सिग्मा/ε0, और इसका सदिश रूप लिखना चाहो तो सदिश रूप क्या होगा, सदिश रूप, तो E सदिश बराबर हाफ सिग्मा/ε0 n कैप। यहाँ पे देखो R से रहित है, R पे डिपेंड नहीं कर रहा, दूरी पे निर्भर नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इनका एक अलग ही इकाई सदिश दे रहा हूँ, n कैप, स्मॉल n कैप दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके लिए ग्राफ की अगर बात की जाए तो ग्राफ किस तरह से देना है, तो यहाँ पे ग्राफ अगर हम दे रहे हैं तो R पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो R पे निर्भर नहीं कर रहा है, तो देखिए ग्राफ कैसे आएगा, E व R के बीच ग्राफ। तो E और R के बीच में अगर ग्राफ खींचना भी चाहे तो E और R पे निर्भर ही नहीं कर रहा है, तो प्रत्येक दूरी पर एक समान रहेगा उसके, चाहे वो पास में हो बिंदु चाहे दूर हो, यानी उसका मान क्या रह रहा है, नियत रह रहा है, E का मान R पे निर्भर नहीं कर रहा है इसलिए, ठीक है। इसी तरह से E और सिग्मा के बीच में ग्राफ, E व सिग्मा के बीच ग्राफ, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व पर कैसे निर्भर कर रहा है, तो इसके कैसा है, सिग्मा/ε0 है ना फॉर्मूले में, तो E और सिग्मा, तो E इज परपेंडिकुलर टू सिग्मा, यानी सीधा सीधा समानुपाती है, तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, जैसे जैसे पृष्ठीय आवेश घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे E का मान भी बढ़ेगा। अब इसमें हमारे पृष्ठ कैसा है, धनावेशित है या ऋणावेशित है, इस पर भी निर्भर करता है। अगर पृष्ठ धनावेशित है तो उसके लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 0 से बड़ा होगा, नहीं धनात्मक होगा, और ऋणावेशित पृष्ठ के लिए सिग्मा का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, नहीं 0 से छोटा होगा। तो देखिए मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे भी लिख ले रहा हूँ, धनावेशित पृष्ठ के लिए सिग्मा इज ग्रेटर देन टू 0, और यही पृष्ठ आपका कैसा है, ऋणावेशित पृष्ठ के लिए क्या होगा, सिग्मा इज लेस देन टू 0। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, धनावेशित पृष्ठ के लिए सिग्मा धनात्मक होता है और ऋणावेशित पृष्ठ के लिए सिग्मा ऋणात्मक होता है। अब इसके बाद में देखिए एक छोटा सा इसी संबंध में, जैसे किसी अनंत लंबाई के आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमने अचालक परत के लिए किया, और चालक परत हो तो क्या करें, उसमें जो आवेश होता है अचालक परत में तो
उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर क्या रहता है, समान होता है। और जो चालक परत होती है उसमें आवेश कहाँ रहता है, पृष्ठ पर रहता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, कोई भी चालक होता है तो उसमें आवेश कहाँ रहता है, उसके पृष्ठ पर रहता है। और जो कुचालक परत होती है या अचालक परत होती है उसमें आवेश संपूर्ण वस्तु में समान रूप से वितरित रहेगा। तो इसमें देखो आवेश मैंने यहाँ पे पृष्ठ पर ले आया हूँ। अब इसके बाद ये किसी अनंत लंबाई की आवेशित अचालक परत का एक छोटा सा टुकड़ा है। अब इसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जैसे कि पीछे पड़ा है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अंदर क्या हो गया, शून्य हो गया, क्योंकि आवेश नहीं है, Q 0 है, इसलिए E का मान भी 0 हो जाएगा। इसलिए अब इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर टूट रहा है। ठीक है, तो आधा हिस्सा ही लेना है बेलन का। तो हम स्मॉल r लंबाई और S अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ये इस तरह से, जिसमें ये S1, ये अंदर वाला भाग S2 ले लेता हूँ और ये वाला वक्र भाग S3 ले लेता हूँ। ठीक है, तो S1 S2 और S3 ये दो वृत्ताकार भाग हो गए, जो एक बाहर है एक अंदर है। और S3 वाला भाग वक्र भाग हो गया, इस बेलन का वक्र पृष्ठ जो S3 ले रहा हूँ। अब इसके लिए भी चूंकि ये भी आवेशित परत है, Q आवेश द्वारा आवेशित किया गया, मान लीजिए पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो इसमें भी सिग्मा ही लेंगे। तो इसके कारण भी जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। तो E की जो दिशा होगी वो इस तरह से रहेगी, और इस पर अल्पांश लेंगे ds। तो ds क्या होगा, पृष्ठ के अनुदिश जहाँ कटेगा वो। तो E और ds पैरेलल हो जाएगा, कहाँ के, S1 के लिए। दूसरा S2 पर जाए तो S2 पर ds लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर Q 0 है, क्योंकि अंदर आवेश नहीं है, इसलिए E का मान ऑलरेडी शून्य है, इसलिए यहाँ पर आपको कोई अल्पांश लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से S3 पे जाए तो यहाँ पर भी E की जो दिशा होगी वो तो बाहर की तरफ ही होगी, लेकिन ds जो होगा वो ये इस तरह से कट रहा है तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, जैसे पीछे हमने पढ़ा है। तो E और ds यहाँ पे लंबवत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीन भागों में हमने बांट दिया, S1 S2 और S3 के रूप में। तो यहाँ पर भी सिंपल सा गाउस का नियम लगाना है। तो अतः गाउस के नियम से, अब गाउस का नियम क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, Q आवेश द्वारा आवेशित किया है इसलिए, बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ S संपूर्ण बेलन के लिए E डॉट ds। तो यहाँ क्या आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 और क्लोज इंटीग्रेशन फॉर S E ds कॉस थीटा के रूप में। अब इस S को हमने कितने भागों में बांटा है, S1 S2 और S3 तीन भागों में बांटा है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ Q अपॉन एप्सिलॉन 0 तीन भाग, S1 E ds कॉस थीटा प्लस S2 E ds कॉस थीटा प्लस S3 E ds कॉस थीटा, ये तीन भाग हो गए। अब S1 के लिए E और ds की क्या स्थिति है, S2 के लिए क्या है और S3 के लिए क्या है, जैसा कि पीछे हमने पढ़ा वैसे चित्र से। S1 के लिए क्या है, E इज पैरेलल टू ds। देखिए S1 के लिए क्या है, E और ds कैसे एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में है, तो अतः थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। S2 के लिए क्या है, S2 के लिए Q 0 है, इसलिए E भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे उसके बीच का कोण से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या है, E इज इक्वल टू 0। फिर S3 के लिए क्या है, E और ds कैसे है, परपेंडिकुलर है, तो E इज परपेंडिकुलर टू ds, अतः थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ये वाले मान इस समीकरण नंबर 1 में रख लो, तो Q क्या आएगा, देखिए Q अपॉन एप्सिलॉन 0 फॉर S1 E ds कॉस 0 फॉर S2 0 हो जाएगा, क्यों, E का मान 0 इसलिए E ds कॉस थीटा। ठीक है, प्लस S3 E ds कॉस 90। अब देखिए ये तो 0 हो गया और कॉस 90 के कारण ये 0 हो जाएगा, तो ये वाले मान रखे, तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 E बार लिख रहा हूँ, और S1 के लिए केवल रहेगा, बाकी सब दोनों 0 हो जाएंगे, प्लस 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये E 0 है और ये कॉस 90 के कारण 0 बन गया। और ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है S1 का, वक्र पृष्ठ वृत्ताकार पृष्ठ है, सॉरी बेलन का, और वृत्ताकार पृष्ठ के लिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमने क्या लिया है, S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लिया है। तो ये क्लोज इंटीग्रेशन फॉर S1 ds इक्वल टू S, जैसा कि पीछे हमने पढ़ा है। तो ये वाला मान रखोगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 E S, और E को यही रखे तो क्या आएगा, E इक्वल टू
Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो S, और Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो किसके बराबर होता है, Q अपॉन S किसके बराबर होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर Q अपॉन S। तो ये इस रूप में लिखे तो E बराबर क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन S। जैसा कि पीछे जो अचालक परत थी उसके लिए हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, उसके लिए हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो था, इसके लिए केवल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम इसकी बात करें आगे, इसमें ग्राफ किस तरह से रहेंगे वो देखें। तो ग्राफ की अगर स्थिति देखें तो ग्राफ इस तरह से बनेगा इसके लिए, जैसा कि पीछे हमने बनाया। इसका एक तो सदिश रूप देख लेते हैं, सदिश रूप। तो E सदिश बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो एन कैप के रूप में, जैसे कि पीछे दिया था वैसे ही एन कैप के रूप में। इसके लिए भी E और सिग्मा के बीच में ग्राफ और E और R के बीच में ग्राफ सेम रहेगा, E व R के बीच ग्राफ, E व सिग्मा के बीच ग्राफ जैसे पीछे पड़ा है वैसे ही। तो E और R दोनों कैसे है, डिपेंड है ही नहीं एक दूसरे पे, है ही नहीं। यहाँ पे देखो R से रहित है, तो इसका मान प्रत्येक बिंदु पर समान रहेगा, पास में चाहे दूर। और सिग्मा पे निर्भर कर रहा है, सीधा सीधा समानुपाती है। तो E और सिग्मा ये समानुपाती है, तो जैसे जैसे सिग्मा बढ़ेगा तो E का मान भी प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद में हम धनावेशित पृष्ठ के लिए सिग्मा का मान क्या होगा और ऋणावेशित पृष्ठ के लिए क्या होगा। तो सेम जैसे पीछे पड़ा है, धनावेशित पृष्ठ के लिए सिग्मा धनात्मक होता है, यानी जीरो से बड़ा होता है, और ऋणावेशित पृष्ठ के लिए सिग्मा कैसा होगा, ऋणात्मक होता है, यानी जीरो से छोटा रहेगा। तो ये ध्यान रखना। थैंक यू।